बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होती है? साइकोलॉजी बेसिकली दो अल्फाज का मजमूआ है, ग्रीक वर्ड्स पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा साइकी है और दूसरा लोगस है। साइकी मीन सोल और लोगस मीन स्टडी। तो इस तरह से जो साइकोलॉजी का लफ्जी मतलब बनता है स्टडी ऑफ सोल या साइंस ऑफ सोल का नाम दिया गया। बहरहाल साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है अब उसके मुताबिक साइकोलॉजी बेसिकली साइंटिफिक स्टडी है बिहेवियर की और मेंटल प्रोसेस की। बिहेवियर क्या होता है? हमारा आउटवर्ड, हमारा जो रिफ्लेक्शन है, हमारे जो वर्बल एक्सप्रेशन है, हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन हैं, हमारी जो मूवमेंट्स हैं, जो हमारे रिफ्लेक्शन लोगों को नज़र आता है वो हमारा बिहेवियर है। और मेंटल प्रोसेस क्या होता है? जो हमारा इनर होता है, जिसमें हमारी थिंकिंग आ जाती हैं, हमारी फीलिंग्स आ जाती हैं, हमारी रिमेंबरिंग्स आ जाती हैं। तो साइकोलॉजी बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, बिहेवियर की स्टडी और मेंटल प्रोसेस की जो साइंटिफिक स्टडी है साइकोलॉजी कहलाती है। अब देखेंगे कि हम जो साइकोलॉजी का जो लफ्जी मतलब है, जिससे हमने कहा कि स्टडी ऑफ सोल या साइंस ऑफ सोल का नाम दिया गया, फिर उसका कंसेप्ट कैसे चला और चलते चलते जो आज की डेफिनेशन है साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, यहाँ तक ये डेफिनेशन कैसे पहुंची। सबसे पहले हम देखते हैं स्टडी ऑफ सोल कि जब हमने एक लफ्जी मतलब साइकोलॉजी का देखा कि स्टडी ऑफ सोल है, लेकिन सोल के बारे में जब हमने साइंटिफिकली देखा कि सोल के बारे में ये तो हम समझते हैं कि सोल एग्जिस्ट करती है, हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसका ओरिजिन क्या है आज तक साइंस इस बात को प्रूव नहीं कर सकी। सोल के बारे में जो साइंटिफिक क्वेश्चंस हैं उसके आज तक जो आंसर्स हैं वो तलाश नहीं किए जा सके। चूँकि साइंटिफिकली सोल को प्रूव नहीं किया जा सका, इस बेस के ऊपर इस कंसेप्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। और उसके बाद जो कंसेप्ट फिलोसफर्स ने या साइकोलॉजिस्ट ने एग्जिस्ट किया या जिसकी स्टडी के ऊपर बात की, उन्होंने कहा जी स्टडी ऑफ माइंड है, और इसकी फिर पॉपुलैरिटी के पीछे चल पड़े। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि स्टडी ऑफ माइंड से क्या मुराद है। तो इसी तरह जो माइंड का जो कंसेप्ट था ये ज़्यादा मिस्टीरियस नहीं था एज़ कम्पेयर टू सोल के बारे में, क्योंकि माइंड जो है उसकी आउटर रिफ्लेक्शन भी नज़र आती थी, उसके बारे में ज़्यादा डिबेट भी होती थी, पर फिर भी सोल की तरह जो माइंड से रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि माइंड क्या है, इसकी स्टडी कैसे होगी, इस तरह के सवालों के जवाब ना ढूंढे जा सके साइंटिफिकली। इस बेस के ऊपर इस कंसेप्ट को भी रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद जो कंसेप्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ वो हुआ स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब ये होता है कि जैसे इंट्रोस्पेक्शन प्रोसेस है कि लुकिंग विद इन, सेल्फ को देखना, अपने आप को देखना और उसके मुताबिक जो है सोचना, समझना, जानना, उसको कॉन्शियसनेस का कंसेप्ट जो है वो कहा गया। लेकिन फिर साथ ये भी कहा गया कि सिर्फ कॉन्शियसनेस ही तो नहीं है ना इंसान की लाइफ में, अनकॉन्शियस भी एग्जिस्ट करता है, सब कॉन्शियस भी एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से चूंकि सिर्फ कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट नहीं करता और ये पूरी बात नहीं करता, इस बेस के ऊपर इस कंसेप्ट को भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो रिजेक्ट की जो रीजंस है वो भी बताई हुई हैं। इट कुड नॉट इंक्लूड द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ एनिमल्स, it would not include subconscious and unconscious activities of mind. The introspection method for the study proved that it is most subjective and unscientific method. इंट्रोस्पेक्शन ये हम देखेंगे भी इसी आगे जाके। लुकिंग विद इन के बारे में जो स्टडी है वो इंट्रोस्पेक्शन स्टडी कहते हैं और ये सब्जेक्टिव होती है और साइंटिफिक नहीं होती। तो इस बेस पे इस कंसेप्ट को भी रिजेक्ट कर दिया गया। और जो अब जो सबसे ज़्यादा जो कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है वो आपके पास है स्टडी ऑफ बिहेवियर, जिसको हमने पहले स्लाइड में डिफाइन भी किया और मोस्ट कम्प्रिहेंसिवली किया और उसके साथ मेंटल प्रोसेस को भी ऐड किया।
तो जो मॉडर्न कंसेप्ट फिर डेवलप हुआ साइकोलॉजी के बारे में वो बना साइकोलॉजी इवन टुडे इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर दोनों के हवाले से, ह्यूमन के हवाले से भी और एनिमल के हवाले से भी। फिर उससे रिलेटेड जो है कुछ डेफिनेशंस बनाई गई। सबसे पहले डेफिनेशन बनाई साइकोलॉजी की विलियम मैकडोगल ने। विलियम मैकडोगल के मुताबिक साइकोलॉजी बेसिकली एक साइंस है विच एम्स टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म एज अ होल, कि ऑर्गेनिज्म का एज अ होल जो बिहेवियर के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, उसके बारे में जो कंट्रोल है, उसके बारे में जो समझ बूझ है, तो उसकी जो स्टडी है वो आपके पास साइकोलॉजी कहलाती है। जे बी वॉटसन क्या कहता है? जे बी वॉटसन के मुताबिक ये साइंस ऑफ बिहेवियर है, और ये जो साइंस ऑफ बिहेवियर है इसकी स्टडी दोनों के ऊपर उसने की, एनिमल के ऊपर भी की और ह्यूमन के ऊपर भी की। साइकोलॉजी इज द साइंस एंड द प्रोबेबली ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट इज अ साइंटिस्ट। जब चूंकि साइकोलॉजी की जो स्टडी है वो साइंटिफिक स्टडी है, तो इसलिए जो साइकोलॉजिस्ट को भी साइंटिफिक का साइंटिस्ट का स्टेटस दिया गया। अगर कम से कम साइंटिस्ट ना भी कहें तो प्रैक्टिशनर का जो स्टेटस जो है इस बेस पे दिया गया कि चूंकि ये लोग साइंटिफिक मेथड को यूज करके इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो इसलिए आप साइंटिस्ट भी कह सकते हैं, ऐसे प्रैक्टिशनर्स का नाम भी दे सकते हैं। साइकोलॉजी को हमने समझा और हमने इसको एट द एंड यही कहा कि स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस है। हमारा फोकस जो है वो साइकोलॉजी नहीं है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है कि हमने एजुकेशन को पढ़ते हुए साइकोलॉजी का इस्तेमाल करना है। जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि एजुकेशन में भी हमने यही डेफिनेशन पढ़ी, चेंज इन बिहेवियर, और साइकोलॉजी भी यही कहती है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। इसलिए साइकोलॉजी और साइंस एजुकेशन को आप अलग अलग नहीं कर सकते। ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक कॉइन की दो साइड्स हैं जिनको आप अलग अलग नहीं कर सकते, जो दोनों ने साथ साथ चलना है और दोनों ने एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड करना है। सादा लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि जो एजुकेशन में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन साइकोलॉजी के अंदर है। इस तरह से जो ह्यूमन का जो बिहेवियर है, और एजुकेशन क्या करती है, ह्यूमन के बिहेवियर के ऊपर काम करती है, और ह्यूमन के बिहेवियर की जो स्टडी है वो साइकोलॉजी से ही समझ आ जाती है। तो इसलिए साइकोलॉजी ने दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, एनिमल के ऊपर और उसके साथ साथ ह्यूमन के ऊपर। तो मेन कंसर्न क्या था कि ह्यूमन के बारे में सही तरह से जाना जा सके और समझा जा सके। और फिर इसकी आगे फर्दर बहुत सारी और भी ब्रांचेस हैं जिनको डिस्कस किया गया। बहरहाल एजुकेशनल साइकोलॉजी बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी या उसकी जो मॉडिफिकेशन के बारे में जानना एजुकेशनल साइकोलॉजी कहलाता है। चंद की डेफिनेशंस हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की। सबसे पहले स्किनर्स का व्यू। स्किनर्स के मुताबिक एजुकेशनल साइकोलॉजी डील करती है बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग इन एजुकेशनल सिचुएशन, कि ह्यूमन बिहेवियर को एजुकेशनल सिचुएशन के अंदर डील करना, स्टडी करना एजुकेशनल साइकोलॉजी कहलाता है। स्टीफन्स के मुताबिक एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। एक बच्चे की आपने एजुकेशनल ग्रोथ और डेवलपमेंट करनी है तो वो तब भी हो पाएगी जब आप एजुकेशनल साइकोलॉजी के थ्रू बच्चे की एजुकेशन को लेके चलेंगे। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। इसी तरह जोड्स के मुताबिक, जोड्स कहता है इज ऑफ द व्यू दैट एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस विच एक्सप्लेन द चेंजेस that take place in the individuals as they pass through the various stage of development। कि एक इंसान जो है या ह्यूमन जो है जब वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ स्टेजेस में से गुजरता जाता है तो उसमें चेंजेस आती जाती हैं। उन चेंजेस के बारे की स्टडी, उन चेंजेस के बारे में जानना, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, उसकी जो वजाहत एजुकेशनल साइकोलॉजी करती है। वाल्टर बी कॉलिस्निक के मुताबिक एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ दोज फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी जो हमें हेल्प करते हैं एक्सप्लेन एंड इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनेशन। एजुकेशन की को कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसके प्रोसेस को कैसे कंटिन्यू किया जाए, इस सारे सवालों के जवाब एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें प्रोवाइड करती है। पील के मुताबिक एजुकेशनल साइकोलॉजी ब्रॉडली डील विद द नेचर ऑफ लर्निंग
the growth of human personality, the difference between individual and the study of person in relation to society. इट इज़ अ साइंस ऑफ एजुकेशन। एक पील के मुताबिक एजुकेशनल साइकोलॉजी की जो आपके पास स्टडी है वो ओवरऑल एक इंडिविजुअल की लर्निंग, उसकी ग्रोथ, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और उसकी जो सोशलाइजेशन है उस सारे की बात करती है। क्रो एंड क्रो के मुताबिक एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। एक इंडिविजुअल जैसे जैसे पैदाइश के बाद ज़िंदगी के मुख्तलिफ तजर्बात से गुजरता जाता है उसकी लर्निंग होती जाती है। तो इस सारे अमल को एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब करती है क्रो एंड क्रो के मुताबिक। उम्मीद है कि आपको साइकोलॉजी का कंसेप्ट, साइकोलॉजी की डेफिनेशंस, किस तरह से उसका लफ्जी मतलब क्या है और किस तरह से सबसे पहले उसे डिफाइन किया गया, करंट डेफिनेशन क्या है, और फिर उसके मुताबिक मैकडोगल वगैरह ने उसको कैसे डिफाइन किया, उसकी बेस के ऊपर एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, और उससे रिलेटेड चंद एक डेफिनेशंस आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद है कि आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी।